क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे। कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कल हमने कंपनी का मीनिंग कंप्लीट कर लिया था एंड कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या था? स्लैब्स, स्लैब्स और टीसी। एस क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एल, नेक्स्ट ए, पी, पी, एस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये जो फायदा उठा रहे हैं ना ऐसे ग्रुप में बोलने का। कॉपी खुली हुई है? अच्छा, चलो ठीक है। अब कल हमने सारे नाम देख लिए थे, आज हमें वन बाय वन सारे फीचर्स देखने हैं। बनाओ पॉइंट नंबर वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी को हम और क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसमें कल हमने बात की थी कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे या सेम ट्रीट किए जाएंगे? अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। मेंबर्स को अलग मानना है और कंपनी को अलग मानना है। तो अब जब कंपनी को आपको सेपरेट ट्रीट करना है तो सब कुछ कंपनी के अपने खुद के नाम पे होगा। कंपनी असेट अपने खुद के नाम से खरीदेगी, लोन लेगी तो अपने खुद के नाम से लोन लेगी, बिजनेस कंपनी के नाम से होगा, केस वेस करना है सब कुछ किसके नाम से होगा? कंपनी। कंपनी को हमें अलग मानना है और मेंबर्स को हमें अलग मानना है। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर वन, कंपनी इज ट्रीटेड, company is treated separate and distinct from its members. Company is treated separate and distinct from its members. इसके बाद लिखो पॉइंट नंबर टू, when a company is registered, when a company is registered, it gets a corporate personality. It gets a corporate personality. इसके बाद में एक केस लॉ लिखो, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमन लिखना है, सलमान खान मत लिख देना, स्पेलिंग ध्यान से लिखो। ठीक है, चलो अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है। अपना फर्स्ट फीचर क्या है कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज डिस्टिंक्ट मतलब अलग मानी जाएगी किससे? अपने मेंबर से। जैसे ही हम कंपनी को क्या करवाते हैं? रजिस्टर करवाते हैं। कल अपन ने छोटा सा प्रोसेस देखा था, क्या किसके पास करवाते हो? आरओसी याद है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे ही आप कंपनी को क्या करवाते हो? रजिस्टर्ड, वैसे ही आपकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट हो जाता है और उसकी खुद की अपनी क्या होती है? एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, मतलब एक सेपरेट खुद की लीगल पर्सनालिटी। ठीक है, अब इसके लिए एक केस लॉ है। केस लॉ का नाम क्या है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब तुम बोलोगे ऐसे नाम क्यों है? ये सारे बाहर के केस लॉज है। ठीक है, तो इंडिया के केस लॉज नहीं है जो आपको सलमान खान मिल जाएगा।
बाहर के केस लॉज है, इसीलिए थोड़े से आपको बाहर वाले नाम मिलेंगे। अब इस केस लॉ के थ्रू क्या बताया गया था, ये बताया गया था कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स एकदम अलग है। ठीक है, अब केस में क्या हुआ है बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो तुम लोग बताओगे। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले एक पर्सन था और उस पर्सन का नाम क्या था, सैलमन। क्या नाम है इसका, सैलमन। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या था, एक बूट मैन्युफैक्चरर। क्या था, बूट मतलब शूज, ये शूज बनाता था। और इसका जो बिजनेस था, वो बिजनेस पहले किस फॉर्मेट में था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाले फॉर्मेट में था। क्या बोला, एक पर्सन था जिसका क्या नाम था, सैलमन। सैलमन जो था वो क्या था, एक बूट मैन्युफैक्चरर, शूज बनाता था वो। और उसका पहले बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप वो फर्म थी उसकी। अब उसने क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करूं और अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स, बेटा बेटी, इन सबको भी क्या करूं, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करूं। अब एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप आपको रखना है, क्या आप उसमें इतना एक्सपेंशन कर सकते हो, इतने लोगों को ऐड कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है। और ऐड भी करोगे तो क्या वो सब लोग ओनर बन पाएंगे, क्या वो सब लोग ओनर्स नहीं बन पाएंगे। इसीलिए क्या बोला इसने कि चलो ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, एक कंपनी बना लेता हूं। तो अब इसने क्या बना ली, एक कंपनी, और उसका नाम क्या रखा, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये इसने बना ली एक कंपनी। अब इसने क्या काम किया, ये जो कंपनी बनाई इसने, इस कंपनी में ये जो सैलमन था, ये सैलमन खुद ही उसका क्या बन गया, ओनर भी बन गया। इसने अपने घर वालों को, बेटा बेटी, इन सबको भी कंपनी में क्या कर दिया, ओनर बना दिया। तुमने डायरेक्टर्स का नाम सुना होगा, कंपनी का मैनेजमेंट संभालने के लिए जो लोग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करा, इसने खुद ही बन गया और अपने घर वालों को, मतलब कंपनी बना के ये खुद और इसके के सारे घर वाले किसमें इन्वॉल्व हो गए, इसकी कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। तो इसके सन, इसके डॉटर, वाइफ वगैरह, ये सब के सब लोग यहाँ पे क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, डायरेक्टर्स वगैरह बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब इसके पास में पुराना वाला बिजनेस तो है ही ना। अब जब इसने क्या किया, कंपनी बनाई, तो इसने क्या सोचा, पुराने वाले बिजनेस को अब बंद करना चाहिए। तो अब ये पुराने वाले बिजनेस का क्या करेगा, बंद करने के लिए जो भी उसके एसेट्स वगैरह होंगे वो मार्केट में सेल करेगा ना, क्योंकि जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है आप उसको सेल करो, तभी तो आपका बिजनेस बंद होगा। अब इसने क्या सोचा कि यार मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाके सारे सामान सेल करूंगा, उससे बेटर क्यों ना मैं अपना जो बिजनेस है उसको किसको सेल कर दूं, कंपनी को ही सेल कर दूं। कंपनी को भी काम तो यही करना है ना। तो मैं मार्केट में जाऊंगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा मैं कहाँ लगाऊंगा, कंपनी में लगाऊंगा। तो उससे बेटर मैं ये सामान मार्केट में ना बेचकर किसको ये अपना बिजनेस बेच दूं, कंपनी को बेच दूं। क्या ये ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या। अब तुम बोलोगे कि क्या ही सेंस निकल रहा है, खुद की ही बिजनेस है, खुद की ही कंपनी है, खुद को कैसे बेच दोगे आप, अलग एंटिटी है, वो कर सकता है बिल्कुल। नॉर्मली देखने पे हमें क्या लग रहा है कि यार खुद की कंपनी, खुद का ही बिजनेस खुद को ही कैसे बेच रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम, कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी, और सैलमन क्या है, सेपरेट। दोनों अलग अलग है ना, तो सैलमन अपना बिजनेस कंपनी को बेच सकता है, क्योंकि कंपनी अलग है, सैलमन अलग है। समझ आई। तो वो सैलमन ने क्या सोचा कि ठीक है, मैं अपना बिजनेस किसको सेल कर देता हूं, कंपनी को। अब क्वेश्चन टू, क्या कंपनी सैलमन को पैसे देगी या नहीं देगी, देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि अभी हमने बात पढ़ी दोनों अलग अलग है। अपना सामान आप किसी और को सेल करोगे तो वो आपको पैसे देगा ही ना, तो कंपनी भी अलग है तो कंपनी को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब है ना सुनो, इसमें जो केस है उसमें वैल्यूज अलग दे रखी है, हम अपने एग्जाम्पल वाली वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज केस वाली नहीं है, केस वाली वैल्यूज अलग है। अपन इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस की वैल्यू जो हमने निकाली, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 लाख रुपए। कितनी आ जाती है इसकी वैल्यू, 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब ये 1 लाख रुपए का बिजनेस किसको सेल कर रहा है, ये कंपनी को।
तो कंपनी इसको क्या करेगी, 1 लाख रुपीज का पेमेंट करेगी। अब ये 1 लाख रुपीज का पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, या तो आप क्या दे दो, कैश में दे दो, या फिर यहां पे देखो क्या किया था इस कंपनी ने क्या बोला कि हम तुम्हें जो पेमेंट करेंगे ना, ये पेमेंट पार्टली तो करेंगे कैश में और पार्टली करेंगे डिबेंचर्स में। क्या बोला, आधा पेमेंट कैसे ले लो, पैसे ले लो, और आधे पेमेंट के बदले पैसे मत लो, क्या ले लो, कंपनी के डिबेंचर ले लो। अब डिबेंचर समझते हो क्या, एक होता है शेयर। शेयर अगर आप किसी कंपनी के खरीदते हो, आप उस कंपनी के क्या बनते हो, ओनर बनते हो। ठीक है, शेयर होल्डर मतलब ओनर। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज करते हो तो आप क्या बनोगे, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या होता है, क्रेडिटर। मतलब जो बंदा आपकी कंपनी का डिबेंचर परचेज कर रहा है उसने आपको लोन दिया एक तरीके से। तो अगर मैंने किसी कंपनी के 1 लाख के डिबेंचर खरीदे, मतलब कंपनी मुझे इन फ्यूचर कितने रुपए वापस करेगी, 1 लाख रुपए। पढ़ा हुआ है क्या ये सबका, अकाउंट्स में भी आता है ना। तो डिबेंचर का मतलब अगर आप किसी के डिबेंचर खरीदते हो तो आपने जितने रुपए के डिबेंचर खरीदे, इसका मतलब आपने उतने रुपए का लोन किसको दिया, कंपनी को दिया। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कितना लिया, टोटल वैल्यू कितना कंपनी इसको पे करेगी, 1 लाख। मान लेते हैं 1 लाख में से 60,000 तो कंपनी ने इसको कैसे दे दिया, कैश में, और रिमेनिंग 40,000 के कंपनी ने इसको क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए। अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो आपको इन फ्यूचर कितने रुपए पे करेगी, 40,000। आपके पास 40,000 के कंपनी के क्या है, डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन करेगी, सुना हुआ है वर्ड, डिबेंचर का क्या होता है, रिडम्पशन। तो कंपनी क्या करेगी, आपको वापस कर देगी आपके कितने, 40,000 रुपए, और इंटरेस्ट भी मिलता है इसके ऊपर, वो अलग से आएगा। तो मतलब समझ में आया पेमेंट कैसे किया, आधा पैसा दे दिया कैश में और रिमेनिंग पैसे नहीं दिए, क्या बोला, क्या ले लो, डिबेंचर। कुछ टाइम के बाद हम आपको डिबेंचर रिडीम करेंगे तो क्या दे देंगे, पैसे प्रोवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या सबको, ठीक है। अब एक और चीज है, अब ये बताओ, पहली बात तो कि डिबेंचर होल्डर जो है, अभी अपन ने बात पढ़ी, वो कंपनी का कौन होता है, क्रेडिटर होता है ना। तो अब सैलमन कंपनी का ओनर था क्या, अभी तक सैलमन ओनर था ना। क्या अब सैलमन ओनर होने के साथ साथ डिबेंचर होल्डर भी हो गया क्या, उसके पास कंपनी के डिबेंचर्स है ना, तो वो ओनर होने के साथ साथ क्या हो गया, कंपनी का डिबेंचर होल्डर, मीनिंग क्रेडिटर भी हो गया। इतना समझ में आया। और एक और चीज, उसको जो डिबेंचर्स दिए गए थे वो डिबेंचर्स थे सिक्योर्ड डिबेंचर। वो डिबेंचर्स कौन से थे, सिक्योर्ड डिबेंचर। अब सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि आपने लोन के बदले में क्या ली है, सिक्योरिटी भी ली है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना अपन ने। देखो एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए है, ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, लेट्स से 10 लाख रुपए का। ए ने क्या किया, बैंक से 10 लाख का लोन लिया। अब बैंक आपको क्या बोलेगा, भाई हम तुम पे कैसे ट्रस्ट करें, बदले में तुम क्या करो, अपना कोई असेट हमारे पास में क्या रखो, गिरवी रखो। प्लेज याद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली, पढ़ा है पन्ने उसमें, कि तुम बदले में क्या करो, अपना कोई सामान हमारे पास में एज अ सिक्योरिटी रखो। ठीक है, तो आपने क्या किया, मान लो आपकी ज्वेलरी या कोई भी असेट किसके पास रखवा दिया, बैंक के पास रखवा दिया। तो इस लोन के बदले में आपने क्या रखवाई है, सिक्योरिटी रखवाई है ना। तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन। क्या बोला, जिस लोन के बदले में सिक्योरिटी रखवाई होती है, ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन। मतलब अगर आप लोन का पैसा नहीं चुका पाए तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक आपके असेट को बेचेगा, और जो पैसा आ रहा है वो पैसे को यूज करके अपने लोन की क्या कर लेगा, रिकवरी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो इसने डिबेंचर दिए थे ना कंपनी ने इसको, सैलमन को, ये जो डिबेंचर थे, डिबेंचर भी कैसे थे, सिक्योर्ड। मतलब कंपनी ने अपना एक असेट रखवाया था, कैसे, एज सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई 40,000 तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आप कंपनी का असेट बेच सकते हो। बात समझ आ रही है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है, सबको आ रही है ना।
ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला, ठीक है, कि अभी हमने आधा पेमेंट कैश में किया और आधा कैसे किया, यहाँ पे डिबेंचर्स, और वो भी कौन से, सिक्योर्ड डिबेंचर। इससे हमें ये समझ में आया कि अब सैलमन कंपनी का क्या बन गया है, ओनर तो वो है ही, साथ में हम कह सकते हैं क्रेडिटर भी है, और वो भी कौन सा वाला, सिक्योर्ड क्रेडिटर। यहां तक किस किस को डाउट है? इतना जो लिखा है उसमें कोई डाउट है? चले आगे, ठीक है। अब देखो, अभी क्या क्या चाहे तो कर सकता है, इस केस में इतना ही किया था उसने, उसकी मर्जी है, करना है कर लो, ठीक है। पर इस वाले केस में इतना ही किया है ना। चलो, अब कंपनी चल रही है अच्छे से, सारा काम हो रहा है, लेकिन इसके दिन एक टाइम के बाद खराब आने लग गए। इसका मतलब पहले तो कंपनी अच्छी खासी चली, एक टाइम के बाद कंपनी कैसी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट समझते हो ना? हाँ, इसका मतलब दिवाली मनाएगा अब ये। इसका मतलब कंपनी में लाइबिलिटीज तो ज्यादा होने लग गई, असेट कम होने लग गए, है ना। इंसॉल्वेंट अपन ने पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी क्या होने लग गई, इंसॉल्वेंट होने लग गई, मतलब प्रॉब्लम्स आने लग गई कंपनी में। अब प्रॉब्लम्स आने लग गई तो आप ट्राई करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो अब कंपनी होगी बंद। तो क्या बोला, कंपनी क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में असेट ज्यादा कि लाइबिलिटी ज्यादा, और असेट्स कम। अब जो कंपनी है वो जाएगी लिक्विडेशन में। कंपनी किस में जाएगी, लिक्विडेशन। अभी तो नया वर्ड आ गया, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को बंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अब कंपनी के पास पैसा नहीं है ना, कंपनी की रिकवरी नहीं हो रही, कोई पर्सन होता है बीमार होता है, हम ट्राई करते हैं उसको ठीक हो जाए हो जाए हो जाए, ठीक ही नहीं होगा तो फिर वो डेथ ही होगी ना उसकी। वैसे ही कंपनी है, हम ट्राई कर रहे हैं ठीक हो जाए, नहीं हो रही। अब ठीक ही नहीं हो रही तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंपनी नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो नेचुरल डेथ होगी उसकी। अब कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल। कंपनी को बनाया किसने है, लॉ ने। कंपनी को बनाया है, हाँ हाँ ठीक है, बट लॉ बोलेंगे, है ना। कंपनी को किसने बनाया है, लॉ ने। तो कंपनी को खत्म भी कैसे करोगे, एज पर लॉ, बाय लॉ। लॉ का प्रोसेस कौन सा है, लिक्विडेशन। ये भी काफी लंबा एक प्रोसेस है, इतना अपने कोर्स में नहीं है। बाकी इसमें क्या होता है, हम कंपनी को बंद करते हैं। हम कंपनी को बंद करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी असेट होते हैं ना, हम उन असेट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। और उससे जो पैसा आता है उसको लेके भाग जाते हैं क्या, उससे जो पैसा आता है उससे लाइबिलिटीज का क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे खुशी ने किया था ना उल्टा इसका, असेट बेच के भाग गई थी। ऐसे काम नहीं करने हमें, लिक्विडेशन में हमें क्या करना है, असेट को बेचना है और उससे जो भी पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। पर एक बात बताओ, क्या पूरी लाइबिलिटी का पेमेंट हो पाएगा? क्योंकि हमें पता है ना, लाइबिलिटीज तो ज्यादा है और असेट कम है। मान लो लाइबिलिटीज है 10 करोड़ की, असेट है 8 करोड़ के, कर सकते हो क्या कि नहीं कर सकते? वापस सुनो, मान लो, अच्छा ये जितनी भी अपन वैल्यूज लिख रहे हैं ना, जितनी भी अपन वैल्यू लिख रहे हैं ना, वो सारी वैल्यू जो है वो केस की वैल्यू नहीं है, वो अपन ने एग्जाम्पल ली है, ठीक है। तो केस बाहर का है तो वहां पे आपको बुक में बाहर की करेंसी की वैल्यूज दिखेंगी। अब वो याद करने की जरूरत नहीं है, हम इजी करने के लिए खुद के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लाइबिलिटीज कितनी है, 10 करोड़, और असेट कितने हैं, लेट्स से 7 करोड़। कितने कम पड़ गए, 3 करोड़। अब 3 करोड़ जो लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ क्या होगा, क्या ये 3 करोड़ मेंबर अपने घर से लेके आएंगे क्या? याद है महक अपने घर से लेकर आई थी बैंक को देने के लिए। सेकेंड वाले केस में भी जब खुशी भाग गई थी तो तब भी महक अपने घर से लेके आई थी। अब इस केस में 3 लोग थे, महक, रीमा और मानसी। क्या अब ये तीनों अपने घर से पैसा लेकर आएंगे क्या, लाएंगे नहीं लाएंगे? तो अब 3 करोड़ का क्या, जो लोग बैठे हैं जिनका पैसा कंपनी में अटका हुआ है, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं मिलेगा उनको, उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है मेंबर्स की, लिमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ऐसे बंद ही हो जाती है, बहुत ही रेयर है कि कंपनी इस तरीके से बंद हो। पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कोई भी मेंबर अपने घर से कुछ लाएगा क्या, नहीं लाएगा।
जितना कम पड़ गया, जिसको लॉस हो रहा है वो झेलना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया प्रूफ कि उनको अपने घर से लाने की जरूरत है या नहीं है। घर से लाने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, जब आपको पता है पैसा कम है और लोग ज्यादा है, यही है ना, यहाँ पे असेट कम है और लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स ज्यादा है। अब सब लड़ाई करेंगे ना आपस में कि पहले पैसा मुझे दो, चीज कम होती है तो लोग लड़ते नहीं है क्या? घर पे भी मान लो कुछ अच्छा मतलब आइटम आया है, तो क्या करते हो आप कि पहले आइटम मतलब खाने का तो तुम क्या करते हो, भाई बहन जो होते हैं, पहले ही वो आए उससे पहले आप छीन लेते हो मम्मी से या जो भी है, ताकि आपको ज्यादा मिल जाए या फिर आपको पूरा मिल जाए उसको नहीं मिले। तो यहाँ पर भी तो लोग लड़ाई करेंगे ना कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, क्योंकि जो पीछे रह गया उसको तो लॉस झेलना पड़ेगा। तो अब मान लो 10 लोग हैं, पहले किसको मिलेगा? चलो जिससे ज्यादा लगाए हैं, मान लो 2 लोग हैं, उनको मिल गया, बाकी 8 बैठे रहे। देखो यहाँ पे ये आपस में लोग लड़ते ही रहेंगे, आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि किसको कितना मिलना चाहिए। और पहले ही कंपनी बेचारी मर रही है, फिर तुम और कलेश करो आके कि पहले मुझे चाहिए, पहले मुझे चाहिए। लॉ ने बोला अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। लॉ बोल रहा है हमने बोल दिया, सीक्वेंस हमने बता दिया, ये सीक्वेंस है। ठीक है, तुम्हें बोलते कि तुम बता दो पहले एग्जाम किसका होगा, कौन से सब्जेक्ट का होगा, तुम डिसाइड कर पाते सारे म्यूचुअली एक साथ मिलके? तुम तो कितने से लोग हो, पूरे सीए फाउंडेशन वालों को बोल देते कि तुम डिसाइड कर लो पहला एग्जाम किसका होगा, अकाउंट्स का होगा, लॉ का होगा, किसका होगा। अब आधे लोग बोलेंगे इसका ले लो, आधे बोलेंगे इको का ले लो, कभी ऐसे फिक्स हो पाएगी क्या चीजें? तो इन्होंने क्या बोल दिया, हमने बता दिया ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, बात खत्म, कलेश मचाने ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly वैसे यहाँ पे भी किसने बोल दिया? लॉ ने। फर्स्ट पे तुम आओगे, सेकंड पे तुम आओगे, थर्ड पे तुम आओगे, सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस अपने कोर्स में नहीं है, तुम बस मुझे इतनी सी चीज का आंसर करो कि सीक्वेंस में मैं 2 लोगों के नाम लिख रही हूं, एक है सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पहले कौन से आएंगे? श्योर? सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड पहले? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कह तो रहे थे, फिर चेंज कैसे हो गए? सुनो, डिबेंचर होल्डर्स इसी में आते हैं, क्रेडिटर्स में, तो एक ही बात है। सिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड? जिसको तुमने श्योरिटी दी है, सिक्योरिटी दी है, अब क्या बोल रहा है, भाड़ में जा, तू बाद में आएगा। सिक्योर्ड को आपने अपने मुंह से श्योरिटी दी थी ना, क्या कहा था कि अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम तुम्हें देंगे पहले। अब फिर किसको दे रहे हो प्रायोरिटी? अब दे रहे हो सेकंड वाले को, क्यों भाई? वो तो वैसे ही अनसिक्योर्ड है। उन्होंने तुमसे पहले ही कुछ बोला क्या कि सिक्योरिटी लाओ? नहीं बोला। जिन्होंने बोला है उनको पहले क्या ट्रीट करो, प्रायोरिटी। पहले कौन से आएंगे? सिक्योर्ड ही आएंगे। ठीक है, पहले सिक्योर्ड आएंगे, बाद में कौन से आएंगे? अनसिक्योर्ड आएंगे। ठीक है, ये किसने बोला है? लॉ ने बोला है। ठीक है, ये किसने तुम्हारी बात नहीं मानी है, किसकी बात मानी गई है? लॉ की बात मानी गई है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ सैलेमन किस में आ रहा है? सैलेमन तो सिक्योर्ड में आ रहा है। अब ये सुन के कुछ लोगों का हो गया दिमाग खराब। किसका होगा दिमाग खराब? अनसिक्योर्ड का। यार ये कौन सी बदतमीजी कर रहे हो तुम? तो बोला क्या हो गया भाई? उन्होंने क्या बोला, सैलेमन तो कंपनी का ओनर है ना, कंपनी लॉसेस में जा रही है, अब लॉसेस में जा रही तो तुम पहले पेमेंट बाहर वालों को नहीं कर रहे, पहले पेमेंट घर वालों को कर रहे हो। मतलब पहले पैसा कौन ले रहा है? ओनर। और बचा कुचा पैसा कौन ले रहा है? बाहर वाले लोग। पागल हो गए हो क्या? कभी ऐसा होता है क्या? जब भी बिजनेस लॉस में होता है तो लॉस कौन झेलता है? ओनर ही झेलता है या बाहर वाले झेलते हैं? ओनर ही तो झेलता है। तो तुम इस केस में तो हमें पागल बना रहे हो। इस केस में लॉस कौन झेल रहे हैं? बाहर वाले, क्योंकि वो तो सेकंड पे आ रहे हैं। और पैसा पहले किसको मिल रहा है? सैलेमन ओनर को। लिमिटेड है तो ठीक है, तभी तो ये बोल रहे हैं लिमिटेड है, तभी तो पहले पैसा हमें देते हैं ना आप। जब पहले से पता है कि पैसा कम है, तब भी पहले पैसा ओनर को दे रहे हो, तो ये तो तुम गलत कर रहे हो। अब सुनो,
अब ये कोर्ट के पास गए, ठीक है, इन्होंने ये पूरा सिनेरियो बताया, और अब बताओ कोर्ट क्या बोलेगा। इन लोगों ने भी यही बोला कि देखो हमें लॉ के सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पहले कौन से आएंगे सिक्योर्ड, बाद में कौन से आएंगे अनसिक्योर्ड, हमें सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिक्कत इस चीज से है कि सिक्योर्ड में ओनर खुद आ रहा है, अगर ओनर के अलावा कोई और होता ना, हम कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करते क्योंकि वो तो बाहर वाला होता, हमें दिक्कत किससे आ रही है ओनर से, क्योंकि ओनर किस में आ रहा है सिक्योर्ड में, और ओनर कैसे भी करके हमसे पहले नहीं आ सकता है, उसको एंड में भेजो, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो वो लॉस झेलेगा, बाहर वाले लॉस क्यों झेलेंगे। अब बताओ कोर्ट क्या बोलेगा, पहले पेमेंट सैलमन को कि पहले पेमेंट बाहर वालों को, सैलमन को, पक्का, सोच लो वापस, रीजन। ठीक है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, सैलमन को, सैलमन को क्यों अच्छा लग रहा है, दुख हो रहा है उसके लिए, एग्जाम में भी लिख के आना भाई हमें दुख हो रहा है इस आदमी के लिए इसीलिए इसको पैसा दे दो प्लीज, तो फिर नीचे भी लिख के आ रहा प्लीज हमें मार्क्स दे दो प्लीज पास कर दो। बताओ, पहले पैसा, अच्छा पता है कोर्ट ने क्या बोला, बाहर वाले सही कह रहे हैं, कोर्ट ने बोला बाहर वाले लोग सही कह रहे हैं, सैलेमन तो ओनर है, तो सैलेमन को पैसा बाद में मिलेगा। अब सैलेमन भी कम नहीं है, सैलेमन ने लगा दी अपील, अपील समझते हो ना, जब छोटी कोर्ट नाटक करती है, छोटी कोर्ट आपके फेवर में नहीं है, सुप्रीम तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, और एक और चीज, ये इंडिया का, अरे ये इंडिया का केस नहीं है, ठीक है, बाहर है तो कोर्ट्स भी बाहर के होंगे, बाहर वाले को हम बोलते हैं, अरे बाहर वाले का है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, अपन लिखेंगे अभी, अभी तुम कोर्ट सुनो। तो सैलेमन को गुस्सा आया कि यार ये क्या बकवास कर रहा है कोर्ट, सैलेमन ने हायर कोर्ट में अपील लगा दी, बाहर हाई कोर्ट नहीं, हायर मतलब पहले वाला कोर्ट छोटा कोर्ट है, उससे बड़ा कोर्ट, बाहर वाले कोर्ट का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, अपने यहाँ पे ऐसे ही होता है, पहले छोटा कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो लगाई, अब बड़े वाले कोर्ट को उसने क्या बोला कि भाई तुम इतने बड़े जज हो, कमनीज एक्ट पढ़ो पहले, फिर बकवास मत करना, ऑर्डर दो। अब बड़े वाले कोर्ट को अक्कल आ गई, बड़े वाले कोर्ट ने क्या बोला, सैलमन बात तो सही बोल रहा है, तो अब बड़े वाले कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, पहले पैसा किसको मिलेगा, पहले पैसा सैलमन को ही मिलेगा, और उसका रीजन देखो, अब इसने क्या कहा था बाहर वालों ने कि सैलमन को पैसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि सैलमन क्या है यहाँ पे, ओनर है। अब कोर्ट ये बोल रहा है कि हम सैलेमन को एज एन ओनर पैसा कब दे रहे हैं, हम सैलेमन को पैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सैलेमन क्या है यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर किसका, कंपनी का, कंपनी अलग है और सैलेमन अलग है, तो हम लायबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं, कंपनी की, और कंपनी की लायबिलिटी में किसका नाम आ रहा है, सैलेमन का, तो कंपनी और सैलेमन तो अलग अलग है ना, वो ओनर है नहीं है भाड़ में जाए, हम तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के लिए सैलेमन उसकी क्या है, लाइबिलिटी है ना, तो पहले पैसा सैलेमन को दोगे क्योंकि वो लाइबिलिटी कैसी है, सिक्योर, ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सैलेमन ओनर है तो तुम पैसा बाद में लो, लाइबिलिटी सैलेमन की नहीं है, लाइबिलिटी किसकी है, कंपनी की, इसीलिए क्या बोला कि पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, और उसके बाद पहले पैसा किसको दो, सिक्योर्ड को, सिक्योर्ड में बाहर वाले आए, सिक्योर्ड में सैलेमन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले पेमेंट किसको होगा, सैलेमन को क्योंकि सिक्योर्ड है, और बाद में पेमेंट किसको होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसीजन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट किससे डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो पहले पैसा सैलेमन को मिलेगा, एंड देयरफॉर पेमेंट shall be made to secured creditors
इन प्रायोरिटी। उजाला है मतलब? अच्छा, दिख नहीं रहा। इधर आओ। तो लिखोगे कैसे? assets and liabilities are treated as। लास्ट वाला बंद मत कर देना, फैन के पास वाला, ये बंद हो जाएगा। मैंने बोला मत कर देना, सुनते कम हो तुम। अब वो पूरा कैमरा बंद हो गया उसकी वजह से। अरे यार। रुको एक सेकेंड। are treated as that of company and not of owner or member। चलो, स्टार्टिंग से लिखना है ना तुम्हें अब। देखो, यहां से लिखो। पहले तुमने केस लॉ की हेडिंग लिखी होगी, अब ये कॉपी करो यहां से। कल? आज? अच्छा। कितना गंदा पेपर किया है क्या, जो मुझे ऐसे घंटे लग जाएंगे, जो मैं घर बैठ के चाय वाय लेके करूंगी। पेपर अटेम्प्ट पूरा हो गया था क्या? कितना छोटा? एक छोटा। कितने पेज? कितने के 7 मार्क का क्वेश्चन भी आया था एक? नहीं आया था? 6 का था। 3 का तो आधा पेज। कितना तुमने कितना लिखा? 2 लाइन लिखी होंगी तो। आधा ठीक है 3 में। और 4 में थोड़ा सा आधे से ज्यादा। 5 में एक से थोड़ा सा ज्यादा। 1.5 पेज। चलो ठीक है, आंसर सही है तो मार्क्स मिलेंगे। मैं प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस। मंडे को बात करेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है सबकी। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स।
बिल्कुल। ये सबसे बड़ी वो चीज है। डन सबका। लिख लो तो बताना। आज एब्सेंट है कोई? रीमा एब्सेंट है। सागर भी। और वो न्यू स्टूडेंट भी। उसका नाम क्या है? हाँ। है। कुनेज। दिला दो यार। डन। हम्म। क्या? हाँ, एक सेकंड। हो गया। तुम पहले बातें कर लिया करो। तुम सुन लो। नोट्स का मतलब ही क्या होता है यार? देखो, इसमें हमने क्या बात की थी कि कंपनी चल रही है अच्छे से, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लग गई तो कंपनी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब असेट्स क्या हो गए आपके? कम हो गए, लायबिलिटीज आपकी ज्यादा हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई तो हम कंपनी को कहाँ पे ले गए? लिक्विडेशन, जहाँ पे कंपनी बंद होगी पहले हम असेट्स को सेल करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। अब देखो, क्योंकि असेट्स का पैसा कम है, तो अब आपको जो पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट करने के लिए आपको पता है कि कम पैसा है, तो जिसको पहले पेमेंट करोगे वो तो खुश है, एंड में करोगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले किसको करें? एक सीक्वेंस है जो कहाँ गिवन है? लॉ में ही गिवन है, ठीक है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन आते हैं? फर्स्ट पे नहीं, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा? सिक्योर्ड। और फिर कौन आएगा?
अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड वाले बोले कि देखो क्योंकि सिक्योर्ड में कौन आ रहा है, सैलमन आ रहा है, तो उसको पेमेंट आप मत करो क्योंकि वो ओनर है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, ओनर है तो क्या हो गया, ओनर अलग है कंपनी अलग है, तो आपको असेट और लायबिलिटी कंपनी की सोच के उस अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि ओनर के बारे में सोच के। फर्स्ट पेज वाला, हाँ इसमें क्या, हाँ खुद के घर वाले, खुद के खुद ही है, अपनी बेटी है, बेटा है, वाइफ है, खुद के लोग हैं, खुद का ही है सब कुछ, बट फिर भी उसको पेमेंट क्यों मिलेगा, उसका रीजन क्या था कि वो जो कंपनी है वो अलग ट्रीट होगी और वो अलग ट्रीट होगा। कंपनी में खुद ने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी के थ्रू ही पेमेंट आएगा, अल्टीमेटली आएगा पैसा आपका ही, आपके पास ही, बट शो करना है एज पर लॉ की पेमेंट मिलेगा, ठीक है। चलो क्लियर है, एक लास्ट नोट लिख लो इसके बाद में, मेंबर do not have insurable interest, member do not have insurable interest in company's property, member do not have insurable interest in company's property। गुड गुड, और लो, लिखा मेंबर्स डू नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स सेम है या अलग है, ये दोनों को अलग मानना है ना। अब प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी वो प्रॉपर्टी भी किसके नाम से होगी, कंपनी या मेंबर, कंपनी के नाम से, तो प्रॉपर्टी भी कंपनी के नाम से होगी। अब देखो क्या बोला, मान लो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, असेट है, लेट से आग लग जाती है ना। अब आग लग गई तो मेंबर पहुंच गया किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि क्या हुआ, कंपनी की प्रॉपर्टी पे आग लग गई है, लाओ क्लेम लाओ ताकि मैं क्लेम लूंगा। क्या मेंबर क्लेम कर सकता है, अगर मेंबर की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पे आग लगी होती तब तो वो क्लेम करता, कंपनी की प्रॉपर्टी पे आग लगी है तो मेंबर कैसे क्लेम कर सकता है, प्रॉपर्टी कंपनी की है, कंपनी अलग है और मेंबर एकदम अलग है, तो क्या मेंबर क्लेम कर सकता है क्या, नहीं। तो क्या बोला, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ हुई है, मेंबर इंश्योरेंस क्लेम ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो कल करेंगे बाकी।